हेलो गाइस, वेलकम टू रावेंद्र एकेडमी। और आज हम बूस्टर सेशन का 7th पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें हम करेंगे पावर सिस्टम के क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप उससे देख सकते हो अगर आप उसने वो पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो। और एक बात और, मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं पावर सिस्टम में आज वाले सेशन में, वो जनरेशन पे बेस्ड हैं। जनरेशन से जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार चेक करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब एक ऑप्शन में दो पार्ट है। तो बोला जा रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है और इनिशियल कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो किसी भी पावर प्लांट का जो इनिशियल कॉस्ट है उसे क्या बोला जाता है? सेटअप कॉस्ट। मतलब उस पावर प्लांट को उस जगह पे इंस्टॉल करने में टोटल कितना खर्च आया है स्टार्टिंग में, उसे बोला जाता है इनिशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? उस पावर प्लांट को ऑपरेट करने पे मतलब कितना कॉस्ट आ रहा है। तो अब मुझे बताइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहला और जो हैवी कंस्ट्रक्शन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, वो क्या होता है? डैम। और डैम बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। इसका मतलब इसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि हमें डैम बनाना पड़ रहा है वाटर को स्टोर करने के लिए। मतलब इनिशियल कॉस्ट क्या है? हाई। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे फ्यूल कौन सा यूज होता है? तो फ्यूल कोई भी यूज नहीं होता, हम सीधे पानी को हाइट से गिराते हैं टरबाइन पे और टरबाइन रोटेट करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमें मेनली जरूरत क्या पड़ रही है? वाटर की। और डैम में हमारा वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि डैम जो बनाए जाते हैं वो नदियों के किनारे बनाए जाते हैं। राइट। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका क्या है? बहुत कम है। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, इनिशियल कॉस्ट इज हाई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर यूज किए जाते हैं? आप बोल सकते हो, जैसे दो टाइप के जनरेटर मैंने आपको पढ़ाए थे, सिलेंड्रिकल टाइप और सैलिएंट पोल टाइप। तो यहां पे सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। सैलिएंट पोल अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। और ये कैसे होते हैं? लो स्पीड अल्टरनेटर। लो स्पीड अल्टरनेटर। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सैलिएंट पोल रोटर का जो आप बोल सकते हो डायामीटर है और एक्सियल लेंथ है, वो ज्यादा होती है या कम होता है? तो हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर लो स्पीड अल्टरनेटर है तो उसका डायमीटर क्या होगा? ज्यादा होगा। डायमीटर क्या होगा? ज्यादा होगा। और उसकी एक्सियल लेंथ क्या होगी? एक्सियल लेंथ होगी कम। सही है। और यहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात की जा रही है। अगर स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट की बात करी गई होती तो थर्मल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं क्या? सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर। और सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर जो होते हैं वो हाई स्पीड अल्टरनेटर होते हैं। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर उसके रोटर का डायमीटर और एक्सियल लेंथ पूछ लिया तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो कम होता है, एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है। राइट। और यहां पे एक और चीज देख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि थर्मल पावर प्लांट का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ज्यादा होता है या कम होता है, तो आप फ्यूल से अंदाजा लगाइए। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज होता है? कोल। कोल को हमें बर्न करना पड़ता है।
और यहाँ पे क्या फ्यूल मतलब किसकी एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, वाटर की एनर्जी को। तो ऑब्वियस सी बात है कोल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो थर्मल पावर प्लांट के केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होता है, बट इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहां पे हमें डैम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे सिर्फ एक बॉयलर लगाने की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट इज यूज्ड एज, तो आप बोलोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट हमेशा पीक लोड के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे मेरा जो एम है उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट है उसको यूज करने की वजह से जो हमारा लोड फैक्टर है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो बिकॉज ऑफ पम्प्ड स्टोरेज प्लांट लोड फैक्टर इंक्रीजेस। लोड फैक्टर होता क्या है, लोड फैक्टर रेशियो होता है एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड का। एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड का। और ये लोड फैक्टर इंक्रीज हो जाता है अगर हम पम्प्ड स्टोरेज प्लांट को यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पम्प्ड स्टोरेज प्लांट से क्या बन सकता है कि हम इसे क्यों पीक लोड की तरह यूज करते हैं। तो इसे पीक लोड की तरह इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो बहुत कम होता है, या स्टार्टिंग टाइम इज वेरी लेस। ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टिंग टाइम बहुत कम है इसलिए हम पम्प्ड स्टोरेज प्लांट को यूज कर रहे हैं। तो देखिए पम्प्ड स्टोरेज प्लांट को यूज किस लिए हम कर रहे हैं, पीक लोड के लिए। और पीक लोड आता कितनी देर के लिए है, बहुत कम समय के लिए आता है पावर सिस्टम में पीक लोड, राइट। तो अब मुझे बताइए अगर पीक लोड बहुत कम समय के लिए आ रहा है तो हमें ऐसा कोई पावर प्लांट चाहिए जो कि उस पीक लोड को तुरंत से सप्लाई कर दे। अगर मान लीजिए यहीं पे हम पीक लोड को थर्मल पावर प्लांट से सप्लाई करने बैठ गए, तो हमें पता है कि पीक लोड आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, क्या थर्मल पावर प्लांट को तुरंत आप स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टीम चाहिए, स्टीम। और स्टीम कैसे बनेगी, सबसे पहले पानी को गर्म करना पड़ेगा, उससे जो स्टीम बनेगी उसकी वजह से टरबाइन चलेगी, और पानी को भी गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोल, कोल को जलाना पड़ेगा। तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तब तक पीक लोड हमारा निकल जाएगा और हम उसे सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो हम कोई ऐसा पावर प्लांट ढूंढते हैं जो तुरंत हम स्टार्ट कर सके जिससे पीक लोड को सप्लाई दे सके। तो इसीलिए हम यूज करते हैं पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टाइम होता है बहुत कम। अब पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में हम यूज करते हैं एक जनरेटर। अब बोला जाए कि पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में हम एक ही मशीन को कितने तरह से यूज करते हैं। तो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में जब हमें पीक लोड की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, उसे जनरेटर की तरह काम कराते हैं। और जब पीक लोड निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसी जनरेटर को मोटर की तरह यूज करते हैं। मतलब जो भी पानी नीचे है उसको फिर से हम ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि पीक लोड जब आए तो हम उसका यूज कर सकें। और इसी मोटर का जब हमें काम नहीं है तो हम इसी को किस तरह से यूज कर सकते हैं, कंडेंसर की तरह। मतलब पंप्ड स्टोरेज प्लांट में एक ही मशीन लगी होती है, उसी को हम जनरेटर की तरह यूज करते हैं, उसी को मोटर की तरह, उसी को कंडेंसर की तरह। कंडेंसर को कैसे यूज कर सकते हैं, मोटर को ओवर एक्साइट कर दीजिए, कि हमने पढ़ा हुआ है, राइट। चलिए अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनरेटर की तरह जब हम ऑपरेट करते हैं तब वो मशीन ज्यादा एफिशिएंसी देती है कि मोटर की तरह, तो याद रखिएगा एफिशिएंसी जब हम उसे जनरेटर की तरह ऑपरेट करेंगे तो कम होती है एज कंपेयर टू द एफिशिएंसी ऑफ मोटर। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। और एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि जो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट है वो सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया है, या इंडिया में कोई एक एग्जांपल बताइए पम्प्ड स्टोरेज प्लांट का, ये पूछा जा चुका है जेईई एग्जाम में। तो ये है कदमपुराई तमिलनाडु, कदमपुराई तमिलनाडु। तो आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि जो मॉडर्न पावर सिस्टम है हमारा
वो किस साइकिल पे काम करता है, रैंकाइन, ओटो, कार्नोट या नन। तो ये बेसिकली मैकेनिकल वालों का क्वेश्चन है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बीएमए में। तो जो मॉडर्न पावर सिस्टम है वो रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। और अगर आपसे पूछ ले कि रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 30 से 40%, राइट। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा पावर जनरेट होता है वो किस पावर प्लांट के थ्रू होता है, थर्मल पावर प्लांट। तो अगर आपसे पूछ ले कि थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ये भी इसी के अराउंड होती है, 30 से 40% के अराउंड होती है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट मैक्सिमम पावर को जनरेट करता है। और हमारा मॉडर्न पावर सिस्टम किस पे बेस्ड है, रैंकाइन साइकिल पे। तो थर्मल पावर प्लांट भी आसपास, इसी के आसपास एफिशिएंसी देता है 30 से 40% की, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए, चलिए वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आगे मिलेगा। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हमारा पावर सिस्टम रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड है, और रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है, सिर्फ 30 से 45% या 40%। तो हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत कम है। तो हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं 3 मेथड से। हाई प्रेशर की स्टीम यूज करिए, यूज हाई प्रेशर स्टीम। दूसरा, इस वाटर को, यानी कि जो वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं, वाटर इज हीटेड थ्रू फ्लू गैस। जो फ्लू गैसेस हैं उसको वाटर को हीट कर लीजिए, तो वहां से हमारी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। और जो आपकी स्टीम है उसे हर एक स्टेज के बाद हीट करते रहिए, रीहीट द स्टीम एट रेगुलर और इमीडिएट स्टेज, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और अगर आपसे पूछ ले कि स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का यूज करके। अगर थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या होती है, 30 से 45-40% यही होती है, क्योंकि रैंकाइन साइकिल पे ही बेस्ड है हमारा पावर सिस्टम, और मैक्सिमम पावर जनरेट हो रहा है थर्मल पावर प्लांट से। तो इसकी भी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। तो थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की स्टीम यूज करके, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की स्टीम को यूज करके हम थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द एवरेज लोड फैक्टर ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया इज। तो आप बताइए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 50 से 60%। अब देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अगर आपसे पूछ ले लोड फैक्टर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लोड फैक्टर की वैल्यू एक से कम होती है या एक से ज्यादा होती है या एक के बराबर होती है। तो लोड फैक्टर की वैल्यू देखिए, अब किसी भी पावर सिस्टम में जो एवरेज डिमांड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू ज्यादा होगी। हम मिनिमम और मैक्सिमम का जब एवरेज लेते हैं तब हमें एवरेज डिमांड मिलता है, और नीचे क्या है, मैक्सिमम डिमांड। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो मैक्सिमम डिमांड होगा वो हमेशा एवरेज डिमांड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लोड फैक्टर हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। अब एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि लोड फैक्टर की वैल्यू हाई होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ जनरेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि हमारे जो जनरेटर्स हैं वो बहुत कम, आप बोल सकते हो चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें,
तो जो लोड फैक्टर है वो हाई होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो लोड फैक्टर हाई होना चाहिए। हाई का मतलब ऐसा नहीं है कि 100-200 पहुंच गया, 1 के करीब होना चाहिए। सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पाइप कैरिंग स्टीम इज जनरली मेड अप ऑफ। थर्मल पावर प्लांट में जो पाइप स्टीम कैरी करती है वो किस चीज की बनी होती है नॉर्मली? तो याद रखिएगा वो स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऐश कंटेंट है बिटुमिनस कोल में, तो सबसे पहले आपको काफी लोगों को नहीं पता होगा कि जो बिटुमिनस कोल है वो क्या होता है। तो देखिए टोटल 3 तरह के कोल की क्वालिटीज होती हैं। यहां से 1-2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कोल की 3 क्वालिटीज होती हैं। पहला होता है लिग्नाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है एंथ्रासाइट। तो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है लिग्नाइट, और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो होता है एंथ्रासाइट। अब आपसे अगर पूछे कि इंडिया में जो कोल्स मिलते हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, यही एक फ्यूल का काम करता है। तो जो इंडिया में कोल मिलते हैं वो किस तरह के कोल हैं तीनों में से? तो मैक्सिमम जो कोल इंडिया में पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऐश कंटेंट होती है बिटुमिनस में वो कितना होता है। मतलब जो ऐश कंटेंट है वो होता है 6 से 12%। ऐश कंटेंट यानी कि राख का प्रतिशत किसी भी कोल में, तो ये होता है 6 से 12%। तो जैसे जैसे आप क्वालिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ऐश कंटेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, और कैलोरीफिक वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2 साल पहले एमपी के इलेक्ट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि जो कोल का केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कैसे आप पता लगा सकते हो। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाउ डू वी डिटरमाइन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कोल, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो ऐश कंटेंट होता है वो किस तरह के कोल में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा ऐश कंटेंट हमें मिलता है लिग्नाइट में। मैंने क्या बताया था कि जो लिग्नाइट है वो पुअर क्वालिटी का कोल है, राइट। इसीलिए इसका जो ऐश कंटेंट है वो सबसे ज्यादा है, और लोवेस्ट ऐश कंटेंट किसका होगा, एंथ्रासाइट का। एक और क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ऐश कंटेंट कितना होता है। मतलब अगर टोटल कोल को मिला के बात करें कि इंडिया में जो भी कोल पाए जाते हैं उनका एवरेज ऐश कंटेंट कितना होता है, तो उनका एवरेज ऐश कंटेंट होता है 20% के अराउंड। इंडिया में जो कोल पाए जाते हैं उनका ऐश कंटेंट होता है 20% के लगभग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो कोल है वो स्टोरेज से बॉयलर तक किस के हेल्प से लेके जाया जाता है। तो देखिए आपने कोल खरीद के रख लिया अपने स्टोरेज पे, एक रूम है स्टोरेज का, वहां पे आपने कोल खरीद के रख लिया, बट आपका बॉयलर लगा हुआ है यहाँ पे। मतलब बॉयलर में पानी गर्म करना है तभी तो स्टीम बनेगी, तो हमें कोल को बर्न करना पड़ेगा। मतलब कोल को यहाँ से स्टोरेज से उठा के बॉयलर तक लाना पड़ेगा। अब मतलब 1-2 किलो का कोल तो है नहीं कि हम उठा के ले गए, ये टन्स में होता है कोल का जो वेट है। तो उसके लिए हम एक स्पेशल फैसिलिटी यूज करते हैं जिसका नाम है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट को यूज करके कोल को उसके स्टोरेज से बॉयलर तक लेके जाया जाता है, जहां पे हम उसे जला के पानी को गर्म कर सके और हीट हमारी जनरेट हो सके। तो ये कन्वेयर बेल्ट इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन अगर आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो कन्वेयर बेल्ट है वो कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है। तो कन्वेयर बेल्ट जो होता है वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड एंगल इज 30 डिग्री, ये याद रखिएगा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कौन सा पावर प्लांट है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से फ्री होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीजल पावर प्लांट की। तो डीजल पावर प्लांट में क्या होता है, हम डीजल को बर्न करके पावर प्लांट को ऑपरेट करते हैं। मतलब एयर पॉल्यूशन, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता।
दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता है, बट रेडिएशन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है। रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जो कि ब्लड कैंसर और बहुत हार्मफुल डिसीजेस को क्रिएट करता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ऑप्शन नहीं है। थर्मल पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट में हम कोयले को जलाते हैं स्टीम बनाने के लिए, फिर से एयर पॉल्यूशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में हम क्या करते हैं, सिंपली ऊपर से पानी को गिराते हैं टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कुछ भी बर्न करने की जरूरत नहीं है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज द राइट आंसर, जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, देखिए स्टीम पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो बॉयलर जो होता है उससे सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, तो बॉयलर की एफिशिएंसी होती है 85%, बहुत हाई एफिशिएंट होता है बॉयलर। स्टीम का प्रेशर अगर पूछ ले कितना होता है, तो स्टीम का प्रेशर होता है 100 टू 170 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फैक्ट्स कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एफिशिएंसी इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस इन द केस ऑफ, एफिशिएंसी पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, ऐसा कौन सा पावर प्लांट है। तो देखिए, अगर हम स्टैंड बाय प्लांट की बात करें, तो स्टैंड बाय प्लांट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक 30 मेगावाट का जनरेटर है, वो पावर को सप्लाई दे रहा है, बट अचानक से जो पावर की रिक्वायरमेंट है हमारी कुछ देर के लिए, वो कितनी हो गई, 35 मेगावाट की। मतलब जो हमने अपना एक जनरेटर लगाया था उससे तो 30 मेगावाट हम सप्लाई कर देंगे, बट जो एक्स्ट्रा 5 मेगावाट है वो हम किससे सप्लाई कर देते हैं, स्टैंड बाय प्लांट से, 5 मेगावाट का पावर। और ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है लोड में, ये कुछ देर के लिए होता है, राइट। तो स्टैंड बाय प्लांट हम इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं, करेक्ट। या स्टैंड बाय प्लांट का मतलब ये भी है कि एक यूनिट अगर खराब हो गई तो तुरंत दूसरा इंस्टॉल कर दीजिए। अब बात करते हैं पीक लोड प्लांट की। तो पीक लोड प्लांट, अब मुझे बताइए पीक लोड आता कितनी देर के लिए है, बहुत कम समय के लिए आता है, कुछ ही देर के लिए आता है। तो मतलब पीक लोड प्लांट का जो काम है वो भी कुछ ही देर का है, तो ये भी हम कुछ ही देर चला रहे हैं। बेस लोड प्लांट, बेस लोड प्लांट क्या होते हैं, बेस लोड सबसे पहले समझिए क्या होता है। तो बेस लोड किसी भी पावर प्लांट का वो मिनिमम लोड होता है जो कि हमेशा रहेगा, उससे कम पावर नहीं हो सकती। मतलब बेस लोड को हमेशा ही सप्लाई करना है, राइट। तो इसके लिए जो भी पावर प्लांट हम यूज कर रहे हैं उसको कम से कम 12 से 15 घंटे चलना है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट पीक लोड प्लांट को कुछ देर के लिए यूज होना है, स्टैंड बाय प्लांट को इमरजेंसी के लिए यूज होना है। तो मान लीजिए पीक एक इमरजेंसी है, कहीं पे इमरजेंसी आ गई है कि एक हमें स्टैंड बाय प्लांट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पावर का डिमांड ज्यादा हो गया है या एक यूनिट खराब हो गई, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं, स्टैंड प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो कम है, हम नहीं यूज कर सकते। तो ये किसी काम की नहीं है एफिशिएंसी, हमें यहाँ पे स्टैंड बाय प्लांट को यूज करना पड़ेगा। और पीक लोड के केस में हम कुछ ही देर के लिए यूज करना है हमें, जैसे हमारा पंप स्टोरेज प्लांट हो गया, तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी इज लिटिल इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ पीक लोड प्लांट और स्टैंड बाय प्लांट। बट बेस लोड के लिए एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसे 12 से 15 घंटे ऑपरेट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बट बट एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि बेस लोड प्लांट कौन कौन से होते हैं हमारे, तो याद रखिएगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो बेस लोड की तरह हम यूज कर सकते हैं। क्यों हम बेस लोड की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो बेस लोड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है पावर प्लांट पे। किसी भी एरिया का जो बेस लोड है वो हमेशा मेंटेन रहता है कि इससे कम जो पावर है वो नहीं हो सकता। मतलब बेस लोड को हम क्या मान के चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा।
और न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जिसका आउटपुट भी हम बार बार वेरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का आउटपुट वेरी करना चाहते हैं तो हमें किसे वेरी करना पड़ेगा? चेन रिएक्शन को। और चेन रिएक्शन को वेरी करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं, चेन रिएक्शन को फिक्स कर देते हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो आउटपुट फिक्स हो गया। बेस लोड प्लांट भी हमारा फिक्स है, ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ट है बेस पावर प्लांट के लिए, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूल कौन सा यूज होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल है वो मोस्टली हम यूज करते हैं यूरेनियम, राइट। अब डिफरेंस देखिएगा यूरेनियम या न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल में हम क्या यूज करते हैं? थर्मल पावर प्लांट में हम कोल की तरह, फ्यूल की तरह यूज करते हैं कोल को। तो अब मुझे बताइए यूरेनियम और कोल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए 1 kg यूरेनियम, 1 किलो यूरेनियम उतनी ही एनर्जी जनरेट कर सकता है जितनी 10,000 kg कोल। तो आप देख सकते हो कितना आसान है, कितना एफिशिएंट है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट एज कंपेयर टू थर्मल। मतलब 1 किलो यूरेनियम का यूज करके हम उतनी ही एनर्जी या पावर को जनरेट कर सकते हैं जितना 10,000 किलो कोल को जलाने पे होगा, राइट। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग के दौरान हम क्या करते हैं? वोल्टेज कम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, लोड को स्विच ऑफ कर देते हैं, पावर फैक्टर को डिक्रीज कर देते हैं। तो लोड को जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो उसे बोला जाता है लोड शेडिंग। अब यहाँ पे लोड को स्विच ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब समझिए हम पूरे पावर सिस्टम का लोड स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोड है उसे स्विच ऑफ कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोड शेडिंग की जरूरत कब हमें पड़ती है, तो जब सिस्टम पे जो लोड है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए। मान लेते हैं कि हमारा जो लोड है उसकी रिक्वायरमेंट हो चुकी है 40 मेगावाट की, बट हमारा जो जनरेटर है वो 35 मेगावाट का है। मतलब जनरेटर से 35 मेगावाट लोड को क्या कर सकता है? सप्लाई दे सकता है। बट हमारा जो लोड है वो 40 मेगावाट का बढ़ चुका है। या इसको कम कर लेते हैं, मान लीजिए 38 मेगावाट लोड हमारा बढ़ चुका है। तो हम क्या करेंगे, 3 मेगावाट लोड को क्या कर देंगे, कट कर देंगे अपने जनरेटर से, ताकि हमारा फिर से जो लोड है वो 35 पे आ सके। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लोड शेडिंग, करेक्ट। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोड शेडिंग क्यों यूज करते हैं? तो लोड शेडिंग यूज किया जाता है पीक डिमांड ऑफ द सिस्टम को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द पीक डिमांड ऑन द सिस्टम। पीक डिमांड ऑन द सिस्टम को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लोड शेडिंग, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि जो बेस लोड प्लांट होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो किस पर्टिकुलर परसेंटेज पे फिक्स होती है, मतलब कितने परसेंट ऑफ फुल लोड पे हम उस बेस लोड प्लांट को फिक्स रखते हैं कि इस पे ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसी भी बेस लोड प्लांट को हम कितने परसेंट लोड पे ऑपरेट करें कि वो हमें फुल एफिशिएंसी दे, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी। कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने इंस्टॉल कर दिया तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, कितने साल तक वो सेटिस्फैक्टरली ऑपरेट कर सकता है? तो 30 साल तक कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट 30 साल तक यूजफुली ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद उससे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी या फिर हमें नया पावर प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब ये सेटिस्फैक्टरी काम करना बंद कर देगा लगभग 30 साल के बाद। 30 साल तक सही चलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सेल्वेज वैल्यू ऑफ अ प्लांट इज। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए सेल्वेज वैल्यू क्या होता है।
तो किसी भी चीज की सैल्वेज वैल्यू किसे बोलते हैं? मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, उसे आपने खरीदा 2010 में। उसी बाइक को आपने अच्छे से यूज किया, उसे यूज करने के बाद 2016 में आप उसे बेचना चाहते हो। तो 2016 में मान लीजिए इस बाइक को आपने खरीदा था 80,000 रुपीज में 2018 में, और उसे अच्छी तरह से चलाने के बाद 2016 में आप उसे बेचना चाहते हो। तो उसका कितना दाम मिल रहा है उसे बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू। तो सेल्वेज वैल्यू ऑफ अ प्लांट मींस प्लांट की जो लाइफ है उसे खत्म होने के बाद अगर हम उसे सेल करना चाहते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी। अगर 80,000 से ज्यादा मिल रही है तो पॉजिटिव, 80,000 से कम मिल रही है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 80,000 मिल रही है तो जीरो। तो सेल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि जो लोड ड्यूरेशन कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या ऑल। तो ये चारों ही पॉसिबल है। देखिए लोड ड्यूरेशन कर्व बनता कैसे है। मैं आपको रेक्टेंगल में दिखा रहा हूं। ये हमारा टाइम है, ये लोड है, मतलब किस टाइम पे कितना लोड हमें मिल रहा है पावर सिस्टम पे, उसका जो कर्व होता है वो लोड ड्यूरेशन कर्व कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जो जो आपका स्लोप है, या प्रैक्टिकल हम बना के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल हम बना के देखते हैं। कुछ इस तरह का कुछ भी बन सकता है आपका, कोई पर जरूरी नहीं है कि किसी एक शहर के लिए या परमानेंट लोड कर्व हो गया किसी तरह का बनेगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव स्लोप। इतनी देर के लिए जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, जीरो। यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, फिर से यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे कांस्टेंट है मतलब जीरो। तो सब हो सकता है, सभी पॉसिबल है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि लोड ड्यूरेशन कर्व का शेप क्या होगा अगर हमारा पावर सिस्टम का पावर फैक्टर यूनिटी है। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर सिस्टम का जो लोड होता है वो लैगिंग होता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर अगर है तो लोड ड्यूरेशन कर्व का जो शेप है वो कैसा बन जाता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप का लोड ड्यूरेशन कर्व बनता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। थैंक यू वेरी मच।